नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छंद में मात्रा का निर्धारण। मात्रा का निर्धारण के कुछ नियम होते हैं जिसे हम पहले बात करें। मात्रा किसे कहते हैं, पहले हम बात करें मात्रा किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी स्वर के उच्चारण में जैसे मैं कहूँ किसी भी स्वर के उच्चारण में किसी भी स्वर के उच्चारण में जैसे मैं कहूँ किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। मात्रा कहा जाता है। छंद शास्त्र में दो तरह की मात्राएं होती है। छंद शास्त्र में, ठीक है, छंद शास्त्र में छंद शास्त्र में छंद शास्त्र में दो तरह की मात्राएं होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की मात्राएं होती है। कितने तरह की? दो तरह की। जैसे हम देखें कौन कौन सी होती है, तो पहली मात्रा को, नंबर एक, पहली मात्रा को लघु मात्रा कहा जाता है और दूसरी मात्रा को गुरु मात्रा कहा जाता है। पहली मात्रा पर यदि हम चर्चा करें तो पहली मात्रा जो है, पहली मात्रा खड़ी पाई की तरह होती है। किसकी तरह? खड़ी पाई की तरह। जैसे हम बात करें ऐसे, संख्या में इसकी गिनती कितनी गिनी जाती है? एक गिनी जाती है। संख्या में इसकी गिनती एक गिनी जाती है। ये वक्र रेखा के रूप में होती है। वक्र रेखा, ठीक है, वक्र रेखा की तरह होती है संख्या में। जिसे अपन बात करें ऐसे, संख्या इनकी कितनी गिनी जाती है? तो दो गिनी जाती है। मतलब इसकी एक संख्या गिनी जाती है और इनकी कितनी गिनी जाती है? दो। अब हम आगे बात करते हैं। जैसे हम समझे मात्रा निर्धारण के नियम। अब हम बात करें नियम की, यदि हम चर्चा करें कौन कौन से नियम होंगे, मात्रा निर्धारण के कौन कौन से नियम होंगे, तो सबसे पहले हम बात करें नियम। सबसे पहले हम बात करें नियम, ठीक है, नियमों की यदि हम बात करें, अब नियमों के ऊपर चर्चा करते हैं कौन कौन से नियम होंगे। तो देखिए, मात्रा सदैव स्वर वर्णों पर ही प्रयुक्त होती है। सबसे पहला नियम हमें याद रखना है कि मात्रा सदैव कौन? मात्रा सदैव मात्रा सदैव स्वर वर्णों पर ही प्रयुक्त होती है। मात्रा सदैव
स्वर वर्णों पर ही प्रयुक्त होती है। व्यंजन वर्ण पर कभी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। व्यंजन वर्ण पर, कौन से वर्ण पर? व्यंजन वर्ण पर, यही लिख देते हम, व्यंजन वर्ण पर, व्यंजन वर्ण पर कभी भी, व्यंजन वर्ण पर कभी भी, व्यंजन वर्ण पर कभी भी, कभी भी मात्रा का प्रयोग, मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। व्यंजन वर्णों पर मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। व्यंजन वर्णों पर मात्रा का जो प्रयोग है नहीं किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं नंबर 2, ह्रस्व स्वरों के साथ सदैव लघु मात्रा होती है। जो ह्रस्व स्वर हैं, आप जिसे कहते हैं अ, ई, जिसे हम बात करें ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वरों, अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? पहली बात तो ये हमारी समझ में आनी चाहिए, ह्रस्व स्वरों, अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से होंगे जिसे हम बात करें? सबसे पहले आता है अ, फिर आता है ई, फिर आता है उ, फिर आता है री, और फिर आता है लिरी। तो ह्रस्व स्वरों अ, ई, उ, री, लिरी के साथ, के साथ सदैव, के साथ सदैव, सदैव लघु मात्रा, लघु मात्रा, कौन सी मात्रा आती है? लघु मात्रा। ठीक है, एवं, एवं दीर्घ स्वरों, अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, है ना, और ए, और आई, और ओ, और औ, ओ के बाद औ, दो मात्रा वाला औ, दो मात्रा वाला औ। ठीक है, के साथ सदैव, के साथ सदैव, सदैव गुरु मात्रा, के साथ सदैव गुरु मात्रा प्रयुक्त होती है। के साथ सदैव गुरु मात्रा प्रयुक्त होती है। इनके साथ सदैव कौन सी मात्रा प्रयुक्त होती है? गुरु मात्रा प्रयुक्त होती है। इनके साथ सदैव गुरु मात्रा प्रयुक्त होती है। तो ह्रस्व के साथ कौन सी आ जाएगी? लघु मात्रा, और इनके साथ जो दीर्घ स्वर हैं उनके साथ हमेशा गुरु मात्रा का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, अब और चीजें समझते हैं। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है? यदि किसी ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद
तो यदि किसी यदि यदि किसी यदि किसी ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद ह्रस्व स्वर के ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद यदि किसी ह्रस्व स्वर के तुरंत बाद कोई कोई संयुक्ताक्षर कोई संयुक्ताक्षर आधा अक्षर हलंत वर्ण या विसर्ग लिखा हुआ है, विसर्ग लिखा हुआ हो तो लिखा हुआ हो तो लिखा हुआ हो तो ह्रस्व होने पर भी लिखा हुआ हो तो ह्रस्व होने पर भी ह्रस्व होने पर भी ह्रस्व होने पर भी उसके साथ गुरु मात्रा प्रयुक्त होती है, उसके साथ गुरु मात्रा प्रयुक्त होती है, उसके साथ कौन सी मात्रा प्रयुक्त होती है? गुरु मात्रा प्रयुक्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 4 को समझते हैं। कौन सा नियम? नियम नंबर 4 देखते हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। यदि ह्रस्व स्वर के साथ अनुस्वार प्रयोग हो रहा हो, यदि ह्रस्व स्वर के साथ यदि ह्रस्व स्वर के साथ ह्रस्व स्वर के साथ ह्रस्व स्वर के साथ अनुस्वार का प्रयोग हो रहा हो, अनुस्वार का प्रयोग हो रहा हो, अनुस्वार का प्रयोग हो रहा हो, उसे गुरुमात्रिक माना जाता है, तो उसे गुरुमात्रिक माना जाता है। तो उसे गुरुमात्रिक माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं नियम नंबर 5। ह्रस्व स्वर के साथ नियम नंबर 5 देखते हैं। ह्रस्व स्वर के साथ ह्रस्व स्वर के साथ ह्रस्व स्वर के साथ अनुनासिक स्वर का प्रयोग हो रहा हो, अनुनासिक स्वर का प्रयोग हो रहा हो, और का अनुनासिक स्वर का प्रयोग हो रहा हो
अनुनासिक स्वर का प्रयोग हो रहा हो तो उसे लघुमात्रिक माना जाता है। उसे लघुमात्रिक माना जाता है। तो उसे लघुमात्रिक माना जाता है। ठीक है। नियम नंबर 6 देखते हैं। दीर्घ स्वरों के साथ अनुस्वार या अनुनासिक दोनों की स्थितियों में गुरु मात्रा प्रयुक्त होती है। दीर्घ स्वरों के साथ अनुस्वार दीर्घ स्वरों के साथ अनुस्वार या अनुनासिक दोनों ही स्थितियों में गुरु मात्रा प्रयुक्त होती है। गुरु मात्रा प्रयुक्त होती है। गुरु मात्रा प्रयुक्त होती है। ठीक है। नंबर 7 में देखते हैं। 7 में देखिएगा, प्रत्येक चरण के अंतिम वर्ण अंतिम वर्ण को छंद की आवश्यकता के अनुसार विकल्प से लघु या गुरु माना जाता है। लघु या गुरु माना जाता है। विकल्प से लघु या गुरु माना जाता है। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। अब अगली कक्षा में हम गणों का निर्धारण पढ़ेंगे। ठीक है। गणों का क्या पढ़ेंगे? निर्धारण, कि गणों